Hi, we are reading class 11th Microeconomics. Previous chapter में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर किसी भी सर्विस को, गुड्स को परचेज करने से पहले एक सेट पैटर्न दिखाता है. वो उसकी यूटिलिटी देखता है. कंज्यूमर अपना बजट देखता है. ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कैसे होती है एंड डिमांड. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड डिमांड? कर्व क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड का. हमने बात किया मार्केट डिमांड का एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है या फिर वो इनइलास्टिक है. टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस थर्ड चैप्टर दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को बनाने के लिए एक सर्टेन कॉस्ट लगती है. कॉस्ट एंड देन प्रोडक्शन कितना रखना है, किसमें ऑप्टिमल बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल प्रपोर्शन एंड देन रिटर्न्स टू स्केल. ये सारे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इंक्लूडिंग द कॉस्ट we are going to talk about in this chapter, that is production and cost. So let us begin. Production and cost. So previous chapter में हमने पढ़ा behavior of the consumer. Consumer का behavior कैसे होता है. In this chapter we as well as in the next हम examine करेंगे behavior of a producer. तो पहले हमने consumer का behavior देखा, अब हम behavior देखते हैं producer का. प्रोड्यूसर मतलब जिसने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट. लुक एट दिस डेफिनेशन. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं आउटपुट में, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म्स. ये प्रोडक्शन करते हैं. A firm acquires different input. अब इसके लिए इनपुट लगता है. प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट इनपुट्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबर, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. सो व्हाट आर दीज? दीज आर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल एटसेट्रा. फर्म यूज करेगी इन इनपुट्स को टू प्रोड्यूस आउटपुट. ये जो आउटपुट होंगे वो फिर कंज्यूम होंगे बाय कंज्यूमर्स या फिर यूज होंगे अदर फर्म्स में फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो इस तरीके से प्रोडक्शन हुआ. फॉर एग्जांपल एक टेलर है. टेलर ने यूज किया स्विंग मशीन, क्लोथ, थ्रेड और अपना लेबर भी, और उसने प्रोड्यूस किया ये शर्ट्स. एक फार्मर है, उसने लैंड, लेबर, ट्रैक्टर, सीड, फर्टिलाइजर, वाटर ये सब यूज किया और प्रोड्यूस किया व्हीट. कार मैन्युफैक्चरर है, उसने लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, लेबर, वेरियस अदर इनपुट्स यूज किए, फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, और प्रोड्यूस किया कार. तो एक एंड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारे रॉ इनपुट मटेरियल लगा है. रिक्शा पुलर है, यूजेस रिक्शा एंड हिज ओन लेबर टू प्रोड्यूस रिक्शा राइड. इसमें भी मेहनत का काम है. रिक्शा काफी सारा उसका मेहनत लगा है यहाँ पे, तो इधर भी इनपुट हुआ है. A domestic helper uses her labor to produce cleaning services as well. तो प्रोडक्शन करने में सर्टेन इनपुट लगेगा. We make certain simplifying assumptions. अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कुछ assumptions लेते हैं, एक कुछ सेट पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस है. ऑल्दो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन में, टाइम भी लगता है, बट यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंस्टेंटेनियस है. In our very simple model of production, no time elapses between the combination of the input. अलग अलग इनपुट का कॉम्बिनेशन लिया और तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा. टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट आने में. प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट में we also tend to use the terms production and supply synonymously. इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे. प्रोडक्शन कितना हुआ और सप्लाई कितना हुआ, और ये हम यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं ताकि हम आगे फर्दर थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर पाए. इन ऑर्डर टू अक्वायर इनपुट अक्वायर करने के लिए फर्म को कुछ पैसे लगेंगे. फर्म हैज टू पे फॉर देम. तो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल टेलर ने शर्ट बनाया तो उसने बहुत सारी ये कॉस्ट लगा, लेबर लगा, मशीन खरीदा, क्लोथ, थ्रेड. तो ये सब क्या हुआ? ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
Once output has been produced, the firm sell it in the market and earns revenue. For example, 100 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, उसने उसको 150 रुपए में शर्ट को बेच दिया, तो जो 50 रुपी आया वो उसका, फिर ये जो 150 आया ये उसका रेवेन्यू हुआ। फर्म ने सेल किया मार्केट में और अर्न किया रेवेन्यू, और जो डिफरेंस होगा 150 और 100 में, रेवेन्यू में और कॉस्ट में, इसको बोला जाएगा फर्म का प्रॉफिट। 100 रुपए लगाए, एक शर्ट बनाई, उसको 150 रुपए में बेच दिया, 50 रुपए जो बचे वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सो वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इट कैन। तो फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। देन वी लुक एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कि फर्म जो है ना उसको प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। प्रॉफिट ज़्यादा रखना है तो या तो वो रेवेन्यू मतलब सेल प्राइस बढ़ा दे, या फिर कॉस्ट जो है उसको स्ट्रीमलाइन करे, ऑप्टिमाइज करे, ताकि कम खर्चे में प्रोडक्शन हो, और जब सेल हो तो जो बीच का मार्जिन है मतलब प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। वी डू दिस टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द आउटपुट एट विच फर्म प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तो जितनी भी फर्म्स हैं यहाँ पे, डिसीजंस हैं यहाँ पे, वो सारे इस अजम्पशन पे बेस्ड हैं कि जो फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ प्रोडक्शन के फंक्शन देखते हैं। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ, आउटपुट हुआ, और ये एफर्ट्स लगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन के जो फंक्शन है फर्म के, मतलब फंक्शन क्या होता है? इनपुट है, आउटपुट है, इसका जो रिलेशन एक बता रहा है दैट इज कॉल्ड दिस फंक्शन। तो ये एक फंक्शन मशीन है, इनपुट आया और आउटपुट आपको पता चल जाएगा। तो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। वेरियस क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो इनपुट आया, फंक्शन के अंदर गया, और फिर वो आउटपुट आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। अब कंसिडर करते हैं फार्मर, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट द फार्मर यूज ओनली टू इनपुट टू प्रोड्यूस व्हीट। व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। व्हीट कौन सी क्रॉप है? इंडिया में टेम्परेट राबी क्रॉप। व्हीट का प्रोडक्शन के लिए लैंड और लेबर चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन टेल करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट ही कैन प्रोड्यूस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ लैंड, सो दैट ही यूजेज। तो उसके पास एक फिक्स्ड लैंड है, उसको इस लैंड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है, एंड अ गिवन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेबर भी उसके पास फिक्स्ड है दैट ही परफॉर्म। सपोज वो यूज करता है 2 घंटे लेबर का पर डे 1 हेक्टेयर लैंड में, तो मैक्सिमम उसको मिलता है 2 टन ऑफ व्हीट। तो एक इनपुट हुआ दिस 2 घंटे पर डे, और लैंड कितनी हुई? 1 हेक्टेयर। इन दोनों इनपुट के कॉम्बिनेशन से आउटपुट कितना आया? 2 टन ऑफ व्हीट। फंक्शन है ये डिस्क्राइब करेगा इस रिलेशन को, तो ये कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू के क्रॉस एल। Q इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एल। सो दिस इज द फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। Q जो है ये अमाउंट ऑफ व्हीट है 2 टन, K मतलब एरिया ऑफ लैंड है 1 हेक्टेयर, एंड L इज द नंबर ऑफ आवर्स, 2 आवर्स पर डे। सो दिस मीन्स Q इज इक्वल टू के क्रॉस एल। Describing a production function in this manner tell us the exact relation between input and output. अगर K और L इंक्रीज होगा, अब सपोज इसको बढ़ाइए या इसको बढ़ाइए, तो Q भी बढ़ जाएगा। 2 घंटे की जगह अगर वो 3 घंटे पर आवर, 4 घंटे पर आवर काम करने लग गया पर डे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। 1 हेक्टेयर की जगह 10 हेक्टेयर लैंड उसने ले लिया, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। For any L and any K, there will be only one Q, but इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। If either K or L increases, Q will also increase. For any L and any K, there will only be one Q. Since by definition we are taking the maximum output for any level of input, production function deal करता है only with efficient use of input. Input का efficient use करना है। Efficiency imply that it is not possible to get any more output from the same level of input. मतलब आपके पास सपोज 1 हेक्टेयर ही लैंड है, सपोज ये फिक्स है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं होगी, और मैनुअल लेबर भी फिक्स्ड है। इनका क्या कॉम्बिनेशन करें कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो? मोस्ट एफिशिएंट जो मॉडल हो, क्राइटेरिया हो, वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन करता है फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी। Technological knowledge है that determines the maximum level of output that can be produced using different combinations of input.
टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले भी मेहनत उतनी ही करते थे, बट फिर हाई यील्डिंग सीड्स आ गया, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज भी आ गई, तो टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. If the technology improves, maximum level of output obtainable from different input combination भी increase होगा. टेक्नोलॉजी बेटर हो गया, एफिशिएंसी आ गई, फास्ट हो गया काम. सो वी देन हैव अ न्यू प्रोडक्शन फंक्शन. तो अगर टेक्नोलॉजी भी कंसिडर करेंगे तो एक नया प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा. इनपुट जो फर्म के हैं यूज हुए प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या क्या इनपुट यूज हुआ प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोसेस में. So in order to produce output, firm may require any number of different input. However, for time being, here we consider a firm that produces output using only two factors. तो see, एक्चुअल में ना बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं. बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हम गेज भी नहीं कर पाते, मेजर भी नहीं कर पाते, हमारी इक्वेशन में भी नहीं आते. बट समझने के पर्पज से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें. तो ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल, हम केवल दो फैक्टर लेते हैं, लेबर और कैपिटल. लेबर कितना लग रहा है और कैपिटल कितनी है. अब प्रोडक्शन फंक्शन है, ये टेल करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन. दीज टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, एक हमने लेबर लिया और एक लिया कैपिटल, इन दोनों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन हम डिटरमाइन करेंगे किस कॉम्बिनेशन लेवल पे. तो एक हमने फॉर्मूला बनाया, Q इज इक्वल टू दिस फंक्शन एल के. एल मतलब लेबर हुआ, के मतलब कैपिटल हुआ और Q मतलब मैक्सिमम आउटपुट हो गया. अब ये प्रोडक्शन फंक्शन बन गया. तो सी, ये फैक्टर है, ये कैपिटल, दिस इज लेबर. फैक्टर्स हैं कैपिटल और लेबर. लेबर यहाँ ऐसे इंक्रीज हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 और कैपिटल ऐसे इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6. अब इन दोनों के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ओके, दीज आर कॉम्बिनेशन. और फैक्टर लेबर कैपिटल का किस कॉम्बिनेशन पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, ये हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है प्रोडक्शन फंक्शन का इस टेबल में. लेफ्ट कॉलम है, दिस इज, ये रोज होती है और ये कॉलम्स होते हैं. ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं. तो जो लेफ्ट कॉलम है शो कर रहा है अमाउंट ऑफ लेबर, ये अमाउंट ऑफ लेबर बता रहा है, और जो रो है वो शो कर रही है अमाउंट ऑफ कैपिटल, दिस कैपिटल. अगर हम राइट की तरफ मूव करें, ऐसे मूव कर रहे हैं अपन राइट की तरफ, तो कैपिटल बढ़ रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं. एज वी मूव डाउन अलोंग कॉलम, कॉलम में नीचे हम की तरफ आएंगे तो लेबर बढ़ेगा. तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ टू फैक्टर्स के हिसाब से टेबल में करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आउटपुट लेवल ज़्यादा है बिकॉज कैपिटल भी ज़्यादा है और लेबर भी ज़्यादा है, दोनों का मैक्सिमम हमने ले लिया. यहाँ फैक्टर जीरो है बिकॉज कैपिटल भी जीरो है और लेबर भी जीरो है. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अब 1 यूनिट ऑफ लेबर है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है, तो फर्म 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकाला. 2 यूनिट लेबर, 2 यूनिट कैपिटल, तो 10 यूनिट आउटपुट. 3 यूनिट लेबर, 2 यूनिट कैपिटल, तो 18 यूनिट आउटपुट एंड सो ऑन. तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए. इन अवर एग्जाम्पल बोथ द इनपुट्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन. अगर एक भी चीज जीरो हो गई तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग होता है वो जीरो हो जाता है. तो अगर जीरो हो गया एक भी इनपुट तो देयर विल नॉट बी एनी प्रोडक्शन. तो बोथ इनपुट पॉजिटिव होने चाहिए, आउटपुट भी पॉजिटिव होगा. एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी इनपुट, आउटपुट इंक्रीजेस. तो सिंपल केस में अगर इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ेगा, बट ये हमेशा नहीं होता है. एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, इनपुट बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा है. ये भी हम केस आगे देखते हैं. तो ये सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा लेबर और कैपिटल में. लेबर बढ़ रही है, फैक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कैपिटल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन और ज़्यादा हुआ. ये दोनों जीरो हो गए, इनमें से एक भी जीरो हो गया तो प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय जीरो मतलब जीरो हो गया. सो इस तरीके से प्रोडक्शन वर्क करता है. अब एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है आइसो क्वांट. जहां भी आइसो है ना मतलब वो सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स दे रहा है. जैसे आइसो बार्स होते हैं, आइसो थर्म्स होते हैं, ऐसे ही आइसो क्वांट है. चैप्टर 2 में हमने इंडिफरेंस कर्व देखा था लास्ट चैप्टर में. हियर वी इंट्रोड्यूस अ सिमिलर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइसो क्वांट. ये ऑल्टरनेटिव वे है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन फंक्शन को. कंसिडर अ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू इनपुट, लेबर कैपिटल फिर से हम अज्यूम करते हैं. आइसो क्वांट वो सारे वैल्यू का सेट है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है टू इनपुट का, yield द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पे जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है. फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 5 दैट इज 10,
5 × 2 दैट इज ऑल्सो 10, बट ये लेबर और कैपिटल का वैल्यू चेंज हो गया ना, तो एंड रिजल्ट सेम आ रहा है दोनों में। दो इनपुट है दैट यील्ड्स द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी दैट वुड बी आइसोक्वांट। आइसोक्वांट रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज लेबल्ड विद दैट अमाउंट ऑफ आउटपुट। अब फिर से टेबल में आप देखिए, आउटपुट है 10 यूनिट का, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 3 वेज, 4L 1K, 2L + 2K, 1L + 4K। सी 4 × 1 4, 2 × 2 4, 1 × 4 is 4, तो एंड रिजल्ट तो सेम आया। All these combination of LK lies on the same isoquant, which represents the level of output 10. अब कैन यू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इनपुट दैट विल लाई ऑन द आइसोक्वांट 50? मतलब हमें एंड रिजल्ट सेम लाना है इन दोनों के प्रोडक्ट का, वो सारा पॉइंट्स हो जाएंगे आइसोक्वांट। डायग्राम जनरलाइज करता है इस कॉन्सेप्ट को। अगर हम प्लेस करेंगे L ऑन द x एक्सिस, K ऑन द y एक्सिस, तो आइसोक्वांट्स ऐसे 3 हमें यहाँ पे मिल गए। इनपुट कॉम्बिनेशन ये दोनों है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिस आ रहा है। अगर हम फिक्स करें कैपिटल को, इंक्रीज करें लेबर को, तो आउटपुट बढ़ेगा, हायर आइसोक्वांट आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट दिस लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। Q1 है, Q2 है, Q3 है। ऑलराइट, यहाँ जनरलाइज किया हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का। 3 आइसोक्वांट्स लिए 3 आउटपुट लेवल के, Q1 आउटपुट लेवल, Q2 आउटपुट लेवल एंड Q3 आउटपुट लेवल, और इनका कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है। फिक्स कैपिटल है K1, इंक्रीज किया लेबर, आउटपुट इंक्रीज हुआ, हमको हायर आइसोक्वांट मिल गया। Q2 फिर और हायर मिला, Q3, ओके, Q3 Q2 Q1, ये डिफरेंट ऐसे आइसोक्वांट है। आइसोक्वांट में ये जो लाइन है ना, इसमें अलग अलग इन दोनों के प्रोडक्शन मल्टीप्लाई सेम रहेगा, बट ये अलग लेवल है, ये अलग लेवल है, हायर दिस आउटपुट लेवल है। ऑलराइट, अब इसमें हम आगे देखें तो दिस टेल्स आइसोक्वांट वैल्यू, और आइसोक्वांट में ही ये 3 लेवल्स हो गए। सी, marginal products are positive with greater amount of one input, the same level of output can be produced only using lesser amount of the other। अब K into L का एक फिक्स्ड क्वांटिटी है Q1, अगर इनमें से एक फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा फैक्टर कम होना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट हमें सेम रखना है। सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली यूजिंग लेसर अमाउंट ऑफ द अदर, देयरफॉर आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ये ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड है। So this is the concept of isoquant. All right. Now, अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, सी, before we begin with any further analysis, it is important to discuss two concepts, short run and long run. Short run में at least one of the factor, labor or capital, cannot be varied, therefore remains fixed. शॉर्ट टर्म चेंजेस लाने हैं, शॉर्ट टर्म इनपुट बूस्ट करना है, तो लेबर और कैपिटल ये यहाँ पे कैन नॉट बी वेरिड, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर फिक्स्ड है ये। इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट लेवल, द फर्म कैन वेरी द अदर फैक्टर। अब आउटपुट बढ़ाना है, ये तो फिक्स है, तो दूसरा फैक्टर हमें बढ़ाना पड़ेगा। द फैक्टर दैट रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर है जो वेरी करेगा वो वेरिएबल फैक्टर है। तो अगेन मीनिंग में ही लिखा हुआ है, एक फिक्स्ड फैक्टर है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, फिक्स्ड मतलब जो कांस्टेंट होगा। कंसिडर द एग्जाम्पल टेबल में, सपोज शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड है 4 यूनिट पे, करस्पॉन्डिंग कॉलम शो करेगा डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर इन द शॉर्ट रन। तो एक चीज फिक्स्ड रखा, दूसरा चीज हमने बढ़ाया और इससे आउटपुट चेंज होगा। अब लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड। अगर सफिशिएंट टाइम मिला है, लॉन्ग रन है, तो आप लेबर, कैपिटल, सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन थिंग। तो फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन वेरी करेगा बोथ इनपुट साइमल्टेनियसली। तो अब क्या था, एक फिक्स था, दूसरा वेरिएबल था पिछले वाले केस में, अभी दोनों केस वेरी होंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज किया जाएगा। सो इन द लॉन्गर रन देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, सब वेरिएबल है, दोनों इनपुट वेरिएबल है। फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, लॉन्ग रन जनरली refers to a longer time period than the short run. See, टाइम ही ज्यादा लगेगा। So for different production processes, the long run period may be different. It is not advisable to define short run and long run in terms of say days, months or year. Results पे depend है। We define a period as long run or short run whether all the inputs can be varied or not. So this is not about time.
दिस इज अबाउट दोनों इनपुट्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, या फिर दोनों वेरिएबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट और लॉन्ग रन हमने डिफाइन किया। प्रोडक्शन हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। नाउ अब हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ये टीपी हुआ, ये एपी हुआ, ये एमपी हुआ। ओके, एब्रिविएशंस हम फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज वी वेरी अ सिंगल इनपुट और बाकी सारे जो इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट रखें, देन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ दैट इनपुट हमें डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। सो दिस रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, तो ये कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जैसे तीन वेरिएबल हैं, है ना, एक वेरिएबल आपने दो वेरिएबल कांस्टेंट रख दिए और जो थर्ड वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट और आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रखा और इसको चेंज किया और आउटपुट देख रहे हैं, तो दैट इज दिस टोटल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल इनपुट। x1 x2 x3 तीन थे, x1 x2 कांस्टेंट रखा, x3 को चेंज किया और x3 से टोटल प्रोडक्ट जो आउट है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो वो टोटल प्रोडक्ट आएगा इस वेरिएबल इनपुट का, x3 का। अब टेबल 3.1 में जैसे हमने देखा कैपिटल फिक्स्ड है 4 यूनिट पे, अगर हम देखें कैपिटल का वैल्यू 4 रखा है। मूव अगर नीचे कॉलम में हमने देखा तो आउटपुट वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेबर का है। टोटल प्रोडक्ट लेबर का जैसे K2 4 है, तो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड टोटल रन और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या है यहाँ पे, दिस लेबर जिस K2 इज इक्वल टू 4 है, तो वेरिएबल इनपुट है shown again in the second column of figure this table 3.2 में। सी लेबर है, ये टोटल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल है और ये एवरेज प्रोडक्ट है। लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, सी लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, इन दोनों में वेरिएशंस आएंगे अभी। सी तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, जो दूसरे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रखा है, एक इनपुट वेरिएबल को चेंज किया और उससे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज दिस टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल रिटर्न आएगा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आएगा वेरिएबल इनपुट का। वंस वी हैव डिफाइंड टोटल प्रोडक्ट, इट विल बी यूजफुल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल। So they are useful in order to describe contribution of the variable input to the production process. हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं हर इनपुट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है दिस आउटपुट में। तो अगर बाकी इनपुट कांस्टेंट रखे, केवल एक इनपुट चेंज हुआ, वो बताया दिस टोटल प्रोडक्ट का। अब हम एवरेज और मार्जिनल भी देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिफाइन है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एवरेज निकाल रहे हैं अपन, जैसे जो हम इनपुट चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल इनपुट चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस 3.2 में भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है एवरेज प्रोडक्ट लेबर का। कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर चेंज हो रहा है, वेरिएबल ये है, ये फिक्स्ड है। प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब टेबल 3.1, तो इसके अकॉर्डिंगली डिवाइडिंग दिस बाय एल दैट विल ब्रिंग दिस एवरेज प्रोडक्ट चेंजेस। आउटपुट में कितना चेंज हुआ वेरिएबल के अकॉर्डिंग, दैट इज दिस एवरेज प्रोडक्ट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, और वेरिएबल इनपुट यहाँ पे क्या है, लेबर है, कैपिटल फिक्स्ड है, ये टेबल है यहाँ पे। सी लेबर चेंज हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस क्या आ रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट में, एवरेज प्रोडक्ट में टीपीएल अपॉन एल। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट एक किसी इनपुट का डिफाइन है, चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन द इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अब ये क्या बता रहा है, ये रेट बता रहा है। फॉर एग्जांपल कैपिटल फिर से हमने फिक्स रखा, लेबर चेंज करेंगे, तो आउटपुट में कितना चेंज हुआ, लेबर में कितने इनपुट चेंज होने के कारण। हमने डेल्टा पढ़ा था, L1 माइनस L2, मतलब ये चेंज हुआ लेबर में। आउटपुट O1 माइनस O2, ये चेंज हुआ आउटपुट में, तो O1 माइनस O2 अपॉन L1 माइनस L2, तो दिस इज चेंज इन इनपुट, दिस इज चेंज इन आउटपुट, तो ये क्या बताएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ द वेरिएबल। अगेन 3.2 में न्यूमेरिकल एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का डिस्क्राइब्ड है, फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन टेबल 3.1। उन्होंने टेबल्स अलग अलग दिया है, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन। दिस इज टेबल 3.1, ये लेबर है और कैपिटल है, इनमें दोनों चीजें चेंज हो रही है। और जो टेबल 3.2 है, टेबल 3.2 में हम
कैपिटल फिक्स रखा है हमने और लेबर केवल चेंज करके हम डिफरेंट इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग टोटल, मार्जिनल और एवरेज ये हम फाइंड कर रहे हैं। एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल। टोटल मतलब कंप्लीट, मार्जिनल मतलब रेट एंड दिस इज डिफरेंस, एवरेज। तो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस डेल्टा आ गया यहाँ पे। सो वैल्यूज इन द कॉलम्स आर डिवाइडिंग चेंज इन टीपी बाय चेंज इन एल। वैल्यूज कॉलम में डिवाइड हुआ टोटल प्रोडक्ट एंड चेंज इन एल, लेबर इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर चेंज हुआ 1 to 2, यहाँ लेबर 1 यूनिट है, 2 यूनिट में चेंज हुआ लेबर, ऑलराइट। तो टोटल प्रोडक्ट चेंज कितना हुआ, 10 से 24 हो गया। 1 यूनिट था तो 10, 2 यूनिट हुआ तो 24। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा, टीपी एट एल यूनिट, एल यूनिट पे कितना था, दिस 24, ओके। एल एंड टीपी एट एल 1 यूनिट पे, तो 24 और 10, दिस डिफरेंस इज 14। चेंज इन एल कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, 1 से 2 गया तो इसका चेंज 1 हुआ और इसका चेंज कितना हुआ, 14 हुआ। ये 14 हुआ, ये 1 हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ, 14 अपॉन 1 दैट इज 14। 10 to 24 हुआ, 1 to 2 हुआ, तो इसमें चेंज 1 यूनिट का हुआ, इसमें चेंज 14 यूनिट का हुआ, रेशियो निकालेंगे दैट इज दिस 14। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दिस 14। फिर इस तरीके से आगे ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, कितना चेंज हुआ, दिस, ओके। तो ऐसे मार्जिनल आएगा। इनपुट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड एट जीरो लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है। तो हम इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड किया। ये वैल्यू चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल 40 to 50 हुआ, 3 to 4 हुआ, ओके। 40 to 50 चेंजेस कितना हुआ, 10, 3 to 4 1, 10 upon 1 दैट इज 10। इस तरीके से एमपी अलग अलग लेवल पे हमने फाइंड किए। मार्जिनल प्रोडक्ट वी गॉट लाइक दिस। Average product of input at any level of employment is the average of all marginal product up to that level। अब ये पिछले से अभी आगे तक के सारे जो marginal product है उसका average निकाल रहे हैं, तो वो average this APL आ गया। Average and marginal products are often referred to as average and marginal returns as well। तो ये आगे तक का average हो गया, ये 10 आया बिकॉज ये 0 था, 0 और 10 का एवरेज 10। अब 10 और 14 का एवरेज दिस 12। फिर इस तरीके से आगे आगे ये बढ़ता जाएगा और इस तरीके से ही आएगा एवरेज। टोटल, मार्जिनल, एवरेज। कैपिटल कांस्टेंट रखा है, लेबर वेरिएबल हो रहा है और इसका इंपैक्ट देख रहे हैं प्रोडक्शन में। सो दिस इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अब एक टर्म आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक इनपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, बट एक टाइम के बाद वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं। इफ वी प्लॉट द डेटा इन 3.2 ऑन ग्राफ पेपर, प्लेसिंग लेबर ऑन द एक्स एक्सिस है, लेबर एक्स एक्सिस में रखा, आउटपुट हमने वाई एक्सिस में रखा, तो ये कर्व हमें मिल गया। लेट अस एग्जामिन व्हाट इज हैपनिंग टू दिस टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ अगर लेबर इनपुट इंक्रीज हुआ, सी ये इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, बट द रेट एट विच इट इंक्रीजेज इज नॉट कांस्टेंट। पहले जल्दी जल्दी इंक्रीज हुआ, फिर ये स्लो हुआ, फिर ये ऐसे स्लो होता जा रहा है। एज एक्सप्लेन अबव इज शोन बाय दिस एमपी। सी टीपी इंक्रीज हुआ जैसे लेबर इनपुट इंक्रीज हुआ, बट रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग इज नॉट कांस्टेंट। इंक्रीज इन लेबर फ्रॉम 1 to 2 तो 10 यूनिट हुआ, 2 to 3 में 12 हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, शोन बाय दिस मार्जिनल प्रोडक्ट। MP फर्स्ट इंक्रीज हुआ अप टू 3 यूनिट लेबर, देन बिगिंस टू दिस फॉल। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब रेट बता रहे थे, तो रेट पहले क्या हुआ, अच्छे से बढ़ा, बट फिर बाद में बिकॉज ये भी तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो रेट क्या होती है, ये फॉल होने लग जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब बिकॉज ये फॉल हो रहा है तो एवरेज जो है AP, ये भी एक काइंड ऑफ दिस डिक्लाइन आएगा यहाँ पे। तो ये जो टेंडेंसी है MP की, पहले इंक्रीज हुआ देन फॉल हुआ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ा, रेट तेजी से बढ़ा, बट उसके बाद वो डिक्लाइन होने लग गया, तो दैट इज दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइज होगा, शुरू में बढ़ेगा विद इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद ये फॉल होने लग जाएगा। बट ऐसा हुआ क्यों? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वी फर्स्ट डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन।
फैक्टर प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है रेशियो इन विच द टू इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट लेबर कैपिटल। किस तरीके से ये इनपुट इनका रेशियो यूज हुआ है प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ प्रोपोर्शन आया, तो दैट इज कॉल्ड दिस फैक्टर प्रोपोर्शन। एल लेबर एंड कैपिटल का रेशियो क्या है जो यूज हुआ है इन दिस प्रोडक्शन में। सारा का सारा आपने लेबर ले लिया, इसको 1 रख लिया, या फिर ये 5 लिया, ये 5 लिया, या फिर ये लिया, या 110 लिया। प्रोपोर्शन क्या है लेबर एंड कैपिटल का, दैट इज दिस फैक्टर प्रोपोर्शन। एज वी टोल्ड, होल्ड वन फैक्टर फिक्स्ड किया, दूसरे को इंक्रीज किया, तो फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, तो जो फैक्टर प्रोपोर्शन है बिकम मोर एंड मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। बट एक लेवल आने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस क्राउडेड हो जाएगी विद द वेरिएबल इनपुट। 3.2 में ही फिर से बताया है, जैसे आउटपुट ऑफ फार्मर है, 4 हेक्टेयर लैंड है, कैन चूज हाउ मच लेबर ही वांट्स टू यूज। अगर उसने एक वर्कर यूज किया तो टू मच ऑफ लैंड है वर्कर के लिए, वो अकेला तो काम नहीं कर पाएगा 4 हेक्टेयर लैंड में, तो उसने नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाए। अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट लैंड इंक्रीज हुआ, वर्कर प्रोपोर्शनली ज़्यादा लगाए, टोटल आउटपुट भी बढ़ा। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा शुरू में, तो 4 हेक्टेयर की लैंड थी फार्मर के पास, पहले उसने एक लेबर लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो शुरुआत में दिस तेजी से ग्रोथ होगा, आउटपुट तेजी से बढ़ेगा। जब चौथा वर्कर हायर किया तो लैंड बिगिंस टू गेट क्राउडेड। अब 1 हेक्टेयर में आपने 4 लोग लगा दिए हैं, तो वो क्राउडेड हो गया। ईच वर्कर नाउ हैज इनसफिशिएंट लैंड टू वर्क एफिशिएंटली, तो आउटपुट क्या होगा, अभी आउटपुट अब क्राउडेड हो रहा है, अब थोड़े टाइम बाद ये नेगेटिविटी आएगी। सो द आउटपुट एडेड बाय ईच एडिशनल वर्कर इज नाउ प्रोपोर्शनली लेस, तो मार्जिनल बिगिंस टू फॉल, है ना। अब क्लियर हुआ ना, ये चीजें पहले तो रिजल्ट अच्छे से देगी, फिर क्राउडेड होगा, एफिशिएंसी कम होगी, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। So we can use these observations to describe the general shapes of TP, MP and AP, total, marginal and average. अब यहाँ कर्व्स देखते हैं, इनके शेप्स देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स के। ये जितनी भी NCERTs हम कर रहे हैं ना, दे आर फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम दिस ncert.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट। गेट दिस PDF and read it along with me and revise it. This will fetch you maximum return out of this video. Increasing in the amount of one of the input, keeping all other input constant results in increase in output. यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज किया अमाउंट ऑफ वन ऑफ इनपुट, बाकी सारे इनपुट कांस्टेंट है तो आउटपुट बढ़ा। टेबल 3.2 शो करता है टोटल प्रोडक्ट चेंजेस अमाउंट ऑफ लेबर अगर इंक्रीज हुआ तो। टोटल प्रोडक्ट कर्व इनपुट आउटपुट प्लेन में पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। सी 3.1 में शेप जो टोटल प्रोडक्ट कर्व का है वो टिपिकल फर्म का है। अभी हम इसको कर्व देखते हैं कि ये शेप कैसे होता है, देन फिर यू शेप पढ़ेंगे, विल सी। अब देखिए, हम मेजर कर रहे हैं यूनिट ऑफ लेबर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हम यूनिट ऑफ लेबर कर रहे हैं और वर्टिकल में हम आउटपुट देख रहे हैं। एल यूनिट ऑफ लेबर हुआ, फर्म ने प्रोड्यूस किया Q1 यूनिट, यहाँ पे Q1 आया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट initially rises and then after this level of employment it starts falling. Initially rise होगा marginal, then उसके बाद एक level के बाद ये fall होगा। This MP curve therefore use जो होता है वो होता है inverse U shaped का, as in figure 3.2 सी। शुरू में ये rise हुआ, फिर एक stop हुआ, flat हुआ, फिर इसके बाद ये fall होने लग गया, तो that is this marginal product का curve। सिमिलरली एवरेज का भी ऐसे ही हुआ, शुरू में राइज हुआ, फिर इसके बाद ये भी फॉल हुआ, तो ये हुआ एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ, ऐसे ऐसे यू शेप्ड हुआ इन्वर्टेड, और जो आउटपुट है वो ऐसे हो रहा है। ये बार बार जो टेबल यूज बोल रहा है यहाँ पे सी, शुरू में ये तो इंक्रीज हो रहा है 0, 10, 24, 40, 60, 56, 7, बट इसका रेट कम हो गया। सी पहले 10 यूनिट बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा, फिर कम होने लग गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो दैट इज वाई ये ऐसा आया। यहाँ 10, 14, 16, 10, तो शुरू में तेजी से बढ़ा, फिर ये भी नेगेटिव होने लग गया, तो इसका कर्व ऐसे आया। एवरेज का भी आप देखो, शुरू में ऐसे तेजी से बढ़ा, फिर ये भी नेगेटिव स्लोप आया, तो इसका भी यू शेप्ड कर्व आया। दिस इज व्हाट इट इज रिटन कि शुरू में इनका ऐसे कर्व आता है, इंक्रीज होता है, फिर डाउन होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डाउन होता है, एवरेज का और मार्जिनल का। तो एपी कर्व कैसा होगा, वो भी पहला यूनिट वेरिएबल इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद ये भी स्लो डाउन होगा एंड देन ये भी फॉल होगा।
AP being the average of marginal product also rise. अब marginal curve है ना, AP भी इसी को follow करेगा more or less. Slope अलग हो सकता है but pattern वही होगा. ये ऐसे increase हुआ तो ये भी ऐसे करके जाएगा this AP. आफ्टर अ पॉइंट MP फॉल होगा, MP फॉल होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा AP एवरेज पे, तो एवरेज भी थोड़े टाइम बाद ये भी फॉल होगा. फॉलन सफिशिएंटली तो वैल्यू बिकम्स लेस देन AP एंड AP ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग. यहाँ पे इस पॉइंट पे AP ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग. सो AP का भी जो कर्व है वो भी यू शेप्ड हो गया. एज लॉन्ग एज द AP इंक्रीजेस इट मस्ट बी द केसेस दैट MP इज ग्रेटर देन AP. अदरवाइज AP कैन नॉट राइज. सिमिलरली जब फॉल होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हैज टू बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट. तो इस तरीके से ये दोनों कर्व डिपेंडेंट हो रहे हैं. हमें बस पैटर्न देखना है, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसी में नहीं जाना है. जस्ट सी द पैटर्न की एक टाइम के बाद दिस रिटर्न्स जो होते हैं वो डिमिनिश होने लग जाते हैं. AP ऑफ फैक्टर 1 था, राइज हुआ ग्रेटर, दिस फॉल देन AP. सो दिस इज अबाउट दिस टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के कर्व्स कैसे होते हैं. अब हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अराइज हुआ बिकॉज फैक्टर्स जो थे प्रोपोर्शंस चेंज हुए एज लॉन्ग एज वन फैक्टर इज हेल्ड कांस्टेंट एंड अदर इज इंक्रीज. एक फैक्टर कांस्टेंट है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इफ बोथ फैक्टर्स कैन चेंज. तो दोनों फैक्टर चेंज होंगे. अभी हम लेबर को चेंज कर रहे थे, कैपिटल कांस्टेंट था. रिमेंबर दैट दिस कैन हैपन ओनली इन द लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन में ही दोनों फैक्टर चेंज हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म में तो केवल एक ही फैक्टर चेंज हो रहा था. सो वन स्पेशल केस इन द लॉन्ग रन अकर, बोथ फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बाय द सेम प्रपोर्शन और फैक्टर्स आर स्केल्ड अप. अब दोनों फैक्टर्स हम साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं. प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ इनपुट में तो इंक्रीज होगा आउटपुट में भी सेम प्रपोर्शन में. प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा. प्रोडक्शन जो आउटपुट का है वो उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना इनपुट हम चेंज कर रहे हैं. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. प्रोपोर्शनल इंक्रीज किया ऑल इनपुट का तो रिजल्ट हुआ इंक्रीज इन आउटपुट लार्जर प्रोपोर्शन में. मतलब 5 यूनिट चेंज किया तो 50 यूनिट आउटपुट में चेंज आया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ. मतलब कम इसमें ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है. प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ ऑल इनपुट में, इंक्रीज इन आउटपुट स्मॉलर प्रोपोर्शन हुआ. 50 यूनिट इनपुट चेंज किया तो 5 यूनिट आपका आउटपुट चेंज हुआ, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये 3 रिटर्न टू स्केल्स हो सकते हैं. सपोज प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट डबल हो गया, आउटपुट भी डबल हो जाएगा. प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करेगा CRS. आउटपुट अगर लेस देन डबल्ड हुआ तो दिस डिमिनिशिंग हो जाएगा, डिक्रीज होगा. अगर मोर देन डबल्ड हुआ तो दिस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा. तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग. 5 यूनिट से अगर 50 आया तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट में मोर और लेस सेम आया, 5 से 5 आया, डिमिनिशिंग में 50 से 5 आया, कम हुआ, डिक्रीज हुआ. तो ऐसे 3 टाइप के रिटर्न्स टू स्केल है. रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन है QF x1 x2. ये ऐसे हम फंक्शन को लिखते हैं. x1 x2 वेरिएबल्स है. फर्म प्रोड्यूस किया Q अमाउंट ऑफ आउटपुट x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर में एंड x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2 में. सपोज फर्म ने डिसाइड किया इंक्रीज करें एम्प्लॉयमेंट लेवल बोथ फैक्टर का टाइम्स में, तो मैथमेटिकली हमने अब इनके नए वेरिएबल्स आ गए. प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करेगा कांस्टेंट रिटर्न. अब हमें मैथ्स बताना है ना, ये एक पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है. वेरिएबल्स यहाँ पे x1 x2 है, ये x1 x2 है, बट एक फैक्टर आ गया है t. तो f tx1 tx2 दिस t. न्यू आउटपुट लेवल जो हुआ वो t टाइम्स ज़्यादा होगा प्रीवियस आउटपुट लेवल पे. अगर एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न है तो ये जो नया है दैट इज ग्रेटर देन दिस टी एफ x1 x2 होगा t टाइम्स. अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, एग्जिबिट डिक्रीजिंग करेगा तो ये कम हो जाएगा. द होल थिंग इज, जो कॉन्सेप्ट समझना है हमें वो ये है कि कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके हिसाब से आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है. सेम है तो कांस्टेंट है. इनपुट ज़्यादा डाल रहे हैं, आउटपुट धीरे बढ़ रहा है तो वो डिक्रीजिंग है. इनपुट ज़्यादा डाल रहे हैं, आउटपुट और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा. दिस रिटर्न ऑफ स्केल, ये 3 है: इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग. तो ये तो था हमारा पूरा प्रोडक्शन की बात का. अब हम बात करते हैं कॉस्ट, कीमत. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट द फर्म नीड्स टू एम्प्लॉय इनपुट. अब आउटपुट के लिए आपको कुछ इनपुट डालने पड़ेंगे. बट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए टिपिकली कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी वेज.
There can be more than one input combination with which a firm can produce a desired level of output. अलग अलग कॉम्बिनेशन है बट रिजल्ट सेम आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिट आउटपुट बनाना है, इसके लिए 6 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 4 का हो सकता है, 3 6 का हो सकता है. ओके, 6 3 4 4 3 6. क्वेश्चन है विच इनपुट कॉम्बिनेशन विल द फर्म चूज. इनपुट प्राइस अगर दी गई है तो चूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जो लीस्ट एक्सपेंसिव है. जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, हर सब्जेक्ट का सर्टेन वेटेज होता है, तो आप हर चीज में एक आइडियल सूटेबल इक्विलिब्रियम केस बनाते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न क्या मिलेगा किस स्ट्रैटेजी से. इनपुट प्राइस अगर दी है तो किस कॉम्बिनेशन में लीस्ट एक्सपेंसिव होगा. बिकॉज जैसे शर्ट 100 रुपए की जगह अगर 90 रुपए में बना लिया, सेलिंग प्राइस 150 का ही है, तो प्रॉफिट अब कितना हो गया, 60 रुपये हो गया. तो कॉस्ट जितना कम होगा प्रोडक्शन का, प्रॉफिट उतना ही मैक्सिमाइज हो जाएगा. एवरी लेवल ऑफ आउटपुट में फर्म चूज करेगा लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन. कॉस्ट जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब करेगा लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट गिवन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में. अब एक आता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. ये क्या होता है, जैसे क्यू है x1 अल्फा x2 बीटा. अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है. फर्म ने प्रोड्यूस किया क्यू अमाउंट ऑफ आउटपुट यूजिंग x1 अमाउंट ऑफ दिस फैक्टर एंड x2 अमाउंट ऑफ दिस फैक्टर 2. तो अब इन दोनों का अलग अलग अपन कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो ये जो फंक्शन है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर x1 को हमने ये नया वेरिएबल ले लिया, x2 को ये नया वेरिएबल ले लिया, इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब की बार क्यू नॉट कितना हो जाएगा, ये नया वेरिएबल अल्फा बीटा कांस्टेंट है. नाउ फिर जो नया इनपुट इंक्रीज किया Q1, उसमें फिर हमने ये वेरिएबल्स चेंज कर दिए. बट अब हमने जैसे ये जो t लेके आए थे, t टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, तो t टाइम्स x1 अल्फा होगा, t टाइम्स x2 बीटा होगा. t टाइम्स बिकॉज इंक्रीमेंटल कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, तो ये t पे डिपेंड कर रहा था. ये इक्वेशन जो थी ये t t t है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट में. तो जैसे ये टी x1 पावर अल्फा है, जब ऐसे ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा होता है ना, तो वो इसका भी है और इसका भी है. तो टी अल्फा x1 बार दिस अल्फा, टी बीटा x2 बार बीटा, ऐसा हो जाएगा. अब बिकॉज ये टी पावर अल्फा है, टी पावर बीटा है, टी पावर अल्फा है और ये टी पावर बीटा है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाता है. तो ये टी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. टी ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट. जैसे 2 पावर 4 है, 2 पावर 6 है, 2 पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 है, तो टी पावर अल्फा है, टी पावर बीटा है, तो दैट इज टी अल्फा प्लस बीटा. और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, तो ये नया फंक्शन आ गया. अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आया और इसमें Q1 इज इक्वल टू टी क्यू नॉट आ गया. तो मतलब हम बता रहे हैं आउटपुट जो है वो टी टाइम्स इंक्रीज हो गया है. प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट कर रहा है CRS. अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्शन फंक्शन कर रहा है IRS. अगर ये लेस देन 1 है तो वो DRS कर रहा है C. ये जो अल्फा प्लस बीटा है अगर 1 है, किसी की भी अगर पावर 1 होती है तो वो उतना ही रिटर्न आ जाएगा. 2 पावर 1 मतलब 2, 5 पावर 1 मतलब 5. अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब 2 पावर 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा. बढ़ गया ना. तो इससे जो आउटपुट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया. अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, मतलब जैसे 2 पावर अगर अपन हाफ कर दे तो वैल्यू कम हो जाएगी. सो इससे डिक्रीजिंग RS हो जाएगा. द होल आइडिया इज इनपुट के हिसाब से कांस्टेंट इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. तो ये हो गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. अब हम देखते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट. प्रीवियसली डिस्कस किया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड. तो वो फिक्स्ड है, एक चीज फिक्स्ड है, दोनों चीज शॉर्ट टर्म में हम चेंज नहीं कर पाते हैं. तो कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स टू एम्प्लॉय दीज फिक्स्ड इनपुट इज कॉल्ड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. कॉस्ट जो फर्म को लगा, इनकर लगा, एम्प्लॉय फिक्स्ड इनपुट के लिए, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. लेबर था, कैपिटल था, सपोज कैपिटल हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट आएगी. वॉट एवर अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म प्रोड्यूसेस, तो कॉस्ट उतनी होगी, फिक्स्ड होगी, एक वेरिएबल की. प्रोड्यूस में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट. द फर्म इन द शॉर्ट रन कैन एडजस्ट ओनली वेरिएबल इनपुट्स. वेरिएबल इनपुट मतलब लेबर. Accordingly, the cost that a firm incurs to employ these variable inputs is called the total variable cost. तो एक फिक्स्ड कॉस्ट हुआ मतलब कैपिटल का, एक वेरिएबल कॉस्ट हुआ मतलब दिस लेबर का.
तो एक वेरिएबल हुआ और एक फिक्स्ड हुआ। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। So in order to increase the production of output, firm must employ more of the variable input because ये constant है. As a result, total variable cost and total cost will increase. As output increases, total variable cost and total cost जो है वो increase हो जाएगा. Output increase हो रहा है तो this cost is increasing. ये वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये टोटल भी इंक्रीज हो रहा है। फिर से टेबल 3.3 में हमने एग्जाम्पल देखा था कॉस्ट फंक्शन ऑफ टिपिकल फर्म का। फर्स्ट कॉलम बता रहा था डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट से ₹20 है। फिर इज दिस टेबल 3, ये 3.3 है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, ये आउटपुट है, ये नीचे जा रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। सी 0 1 2 3 4 5 6 10, ये टोटल है, वेरिएबल है, ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये सेम रहेगी, देखिए 20 बना हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है मतलब बदलेगी, 0 10 18, ये वैल्यू चेंज हो रही है। टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट थी, तो 20 और 0 20, 20 और 10 30, 20 18 38, तो मतलब इन दोनों का समेशन आ रहा है 20 95 115। तो बिकॉज दिस इज चेंजिंग तो दिस इज ऑल्सो चेंजिंग। अब हम आएंगे दिस ए एफ सी एवरेज वेरिएबल एंड दिस SAC एंड SMC का। अभी ये फॉर्मूले देख लेते हैं, बट ये ग्राफ समझ में आ गया ना। अब इसी को हम मैथ्स में लिखेंगे आगे। ओके, आउटपुट बढ़ रहा है, ये वैल्यू सेम है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, ये जो टोटल है वो इन दोनों का समेशन है, और फिर हम यहाँ पे एवरेज एंड दिस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो दिस टोटल कॉस्ट मतलब इन दोनों का समेशन हो गया। अब ये टेबल है, ₹20 ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीज हो रहा है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। 0 पे दिस दोनों का समेशन हुआ, फोर्थ कॉलम में टोटल कॉस्ट जो है सम हुआ, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम टीवीसी का। 0 लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है इक्वल टू 20 है, तो मतलब इन दोनों का ऐसे समेशन टोटल कॉस्ट में आ रहा है। अब जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, SAC ABC और AFC। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है? इनकर्ड बाय द फर्म इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट कितनी है और उधर आउटपुट कितना है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। 3.3 में अगर अपन SAC का कॉलम देखें तो डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द फोर्थ कॉलम बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉलम, 0 आउटपुट में अनडिफाइंड होगा, 32 यूनिट दिस। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या हुआ था, हमने सिंपल क्या किया, इसको और इसको डिवाइड कर दिया, 30 टोटल कॉस्ट एंड दिस आउटपुट। ओके, तो दिस वेयर इज AFC, दिस इज AFC शॉर्ट रन। ओके, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दिस वन, दिस कॉलम शॉर्ट रन 30 एंड दिस AC total cost divided by Q output. Okay, where is output? This output, and this is total cost. So total cost divided by this output, that would be this SAC, short run average cost. Short run average cost is total cost divided by Q. For example, fourth column में corresponding first column में 0 output में undefined था, first unit SAC की 30 थी for 2 unit of output, SAC 19 and so on. SAC this 19 and so on, 30 19 14.67 12। तो ये बेसिकली ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, दिस 30 डिवाइडेड बाय 1, 38 डिवाइडेड बाय 2, 44 डिवाइडेड बाय 3, 49 डिवाइडेड बाय 4, और वो वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। SAC बेसिकली रेशियो है टोटल कॉस्ट और आउटपुट का, ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसे आ गई हमारी। अब सेकंड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये डिफाइंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो अगेन TVC डिवाइडेड बाय Q कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में करना है तो TFC डिवाइडेड बाय Q कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास SAC वेरिएबल एंड दिस फिक्स्ड, ये सारी वैल्यूज आ गई। वेरिएबल फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब दिस अपॉन आउटपुट, वेरिएबल मतलब दिस TVC अपॉन आउटपुट, और दिस शॉर्ट मतलब दिस टोटल अपॉन आउटपुट। तो ये तीन कॉलम हमारे पास ऐसे आ गए। अब जो नेक्स्ट है
क्लियरली जो SAC है वो AVC प्लस AFC हो गया, इन दोनों का दिस टोटल हो गया, समेशन हो गया. If we get the AFC column by dividing the value of the second column by the corresponding value of the first column, similarly we get AVC column third column by corresponding this. जीरो लेवल आउटपुट में ये भी अनडिफाइंड है, तो ये इस तरीके से हमारे ये तीनों वैल्यूज आ गए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा? मार्जिनल जहां पे भी लिखा होता है ना उसका मतलब रेशो हो रहा है. डिफाइन द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट. टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ? चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट. मतलब ये जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, रेशो किस स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे किस स्पीड से आउटपुट बढ़ रहा है, तो आपका आएगा फिर ये फोर्थ कॉलम. ये कॉलम यहाँ से आया, ये कॉलम यहाँ से आया, ये कॉलम यहाँ से आया, और इसका जो चेंज हो रहा है रेट और इससे डिवाइड किया इसको तो उससे आया ये वाला कॉलम. ओके, तो दिस इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेरिएबल. अब अगेन इधर फिर मैथ्स है, कैलकुलेशन किया हमने, डिवाइड किया टीसी को चेंज इन आउटपुट से, तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे दिस रिजल्ट्स आ गए. नाउ like the case of marginal product, marginal cost is undefined at zero level of output पे. marginal cost जो है वो zero, because divided by zero हो रहा है तो undefined हो जाएगा. It is important to note here that in the short run fixed cost cannot be changed. short run में जो fixed cost है वो change नहीं होगी, variable एक ही change हो रहा था. So when we change the level of output, whatever change occurs to total cost entirely होगा total variable cost से. एक ही वेरिएबल है उसका फुल थ्रॉटल चेंज हम देख रहे हैं आउटपुट में, तो वो क्या हुआ था? टीवीसी. सो इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टीवीसी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट. सारे वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं, एक ही वेरिएबल है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है आउटपुट में. सो फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अप टू दैट लेवल. तो अगर सारे वेरिएबल्स का जो है मार्जिनल कॉस्ट अप टू दैट लेवल, एनी लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल होगा. वन में विश टू चेक दिस फ्रॉम द एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड 3.3 में. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सम लेवल ऑफ आउटपुट में, देयरफॉर एवरेज है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अप टू दैट लेवल. तो वीसी की आउटपुट 0 है तो एसएमसी अनडिफाइंड हो गया, फिर फर्स्ट 2 में 10 हुआ, 8 ऐसे हुआ. तो ये इस तरीके से ये सारे फिगर आ गए. डिवाइडेड बाय 0 हो रहा है तो वो अनडिफाइंड हो रहा है यहाँ पे. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व? शेप देखते हैं. Let us assume these short-run cost curves look alike. Look like. You should plot the data 3.3 में. आउटपुट हमने लिया x एक्सिस में और कॉस्ट लिया है हमने y एक्सिस में. डेटा को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है TVC और टोटल कॉस्ट है TC. अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी. C1 कॉस्ट बनी हुई है, वो आउटपुट है, कॉस्ट है U. अब ये कॉस्ट बनी रहेगी टोटल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट है वो ऐसे इंक्रीज हो रही है, और जो टोटल कॉस्ट है वो कॉम्बिनेशन हो रहा था तो वो भी इसको ऐसे आगे फॉलो करेगा. टोटल कॉस्ट वर्टिकल सम ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल, दिस प्लस दिस. तो ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट टीएफसी से उतना ही वैल्यू ऊपर हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो वो आएगा टीसी. C1 ऊपर है, ये C1 ऊपर है बिकॉज C1 इज दिस TFC. TC is TFC plus TVC. अब previously we have discussed that in order to increase the production of output, firm को employ करना पड़ेगा variable input. This result in an increase in total variable cost और increase in total cost. Therefore output increase होगा, total variable cost and total cost भी increase होगा. Output बढ़ेगा, total variable and total cost भी increase हो रहा है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस में, और ये कांस्टेंट बना रहेगा. ये जो C1 है ये कांस्टेंट बना रहेगा. फिगर 3.3 जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा है शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को टिपिकल फॉर्म में. आउटपुट x एक्सिस में है, y एक्सिस में कॉस्ट है. TFC एक कांस्टेंट वैल्यू C1 बना हुआ है, चेंज नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है कटिंग द कॉस्ट एक्सिस एट पॉइंट C1. Q1 पे TVC इज C2, TC इज C3. इट्स वेरी सिंपल. ये कांस्टेंट बना हुआ है, टीवीसी इंक्रीज हो रहा है, और जो टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों का समेशन था, तो वो भी इस C1 वैल्यू से ऊपर की तरफ ये ग्राफ हमने शिफ्ट कर दिया है. तो यहाँ पे ऐसा आ गया ये. अब
AFC जो है वो रेशियो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का Q पे। TFC कांस्टेंट है, Q अगर इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा। आउटपुट जब वेरी क्लोज टू जीरो आ जाएगा, आउटपुट ये कॉस्ट है, ओके। आउटपुट अगर वेरी क्लोज टू जीरो आएगा तो इससे क्या होगा, AFC आर्बिट्ररीली लार्ज हो जाएगा। AFC आउटपुट मूव करेगा टुवर्ड्स इंफिनिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर, ये हाइपरबोला कहलाता है। एरिया ऑफ दिस गिव अस द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अंदर का जो एरिया है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OFC, okay, so this is cost, this is output and this is hyperbola, average fixed cost output। and this अगर कॉस्ट जीरो हो रहा है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या जा रही है, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। Q इंक्रीज हुआ, AFC डिक्रीज हुआ। आउटपुट क्लोज टू जीरो आया तो AFC आर्बिट्ररीली लार्ज हो गया। आउटपुट मूव्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब AFC मूव करेगा टुवर्ड्स जीरो तो AFC का कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा कर्व है। मल्टीप्लाई एनी वैल्यू ऑफ Q ऑफ आउटपुट अगर करस्पॉन्डिंग AFC से तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो शेप ऑफ एवरेज हमें ये फॉर्मूला मिल गया, कॉस्ट कर्व मिल गया टिपिकल फॉर्म का। मेजर किया आउटपुट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड AFC अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो Q1 लेवल ऑफ आउटपुट में करस्पॉन्डिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आया F पे। तो TFC कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OFC Q1 ये यहाँ पे दिस टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अगर हम देखें AFC और TFC कर्व को तो जो ये फिगर 3.5 है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। लाइन कटिंग वर्टिकल एक्सिस एट F है TFC कर्व का। Q0 है लेवल ऑफ आउटपुट है यहाँ पर, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है OF ये फिक्स्ड कॉस्ट है। Q0 पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट TFC का क्या है, A है। Q0 पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है A, और एंगल कितना हो रहा है, AOQ0, दिस इज द एंगल, इसको हम थीटा करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, दिस थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा मतलब दिस हाइट AQ0 अपॉन दिस आर्म OQ0। सो दिस इज थीटा, तो टेन थीटा इज दिस AQ0 अपॉन OQ0। ये आ जाएगा दिस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, स्लोप है, एंगल दिस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी एट Q0 पे, दिस थीटा AFC टेन थीटा। सिमिलरली अगर हम देखें SMC का, तो मार्जिनल कॉस्ट है शॉर्ट में, एडिशनल कॉस्ट है फर्म इनकर टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए आपको और कितना इनपुट एडिशनल कॉस्ट लगेगा। According to the law of variable proportion, initially marginal product of a factor increase होगा, employment increase हुआ तो फिर अगेन इसमें यही होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे फार्मर का भी केस देखा था, एक हेक्टेयर में बहुत सारे उसने एम्प्लॉयज लगा दिए, वर्कर्स लगा दिए, शुरू में बढ़ेगा फिर वो कम होने लगेगा। दिस मीन्स इनिशियली प्रोड्यूस एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर बिकम लेस एंड लेस, एंड देन सर्टेन पॉइंट के बाद ग्रेटर एंड ग्रेटर। As a result, with the factor price given, initially जो marginal cost है वो fall होगा, then after a certain ये increase होने लग जाएगा। तो this is called this U shape, it rises। तो this is SMC curve, therefore ये भी क्या हो जाएगा, U shaped हो जाएगा। Average variable cost curve है, area of again यहाँ पे this दिया हुआ है, and this is about total variable cost curve। पैटर्न हमें देखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। यू हैव टू सी द पैटर्न कि किस फैक्टर वेरिएबल से किस जगह पे मैक्सिमम हमें कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन में भी एंड कॉस्ट में भी। बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा रखना है, कॉस्ट कम रखनी है, और इसके लिए आपके पास अलग अलग वेरिएबल है, शॉर्ट टर्म वेरिएबल है, लॉन्ग टर्म वेरिएबल्स हैं। ऑलराइट, सो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में SMC अनडिफाइंड है, TVC है। लेवल ऑफ आउटपुट में अंडर एरिया में SMC कर्व है अप टू दैट लेवल। नाउ AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा लगेगा, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट जो है इजी टू चेक है, AVC सेम है। SMC एंड AVC कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। आउटपुट बढ़ेगा, जो दिस मार्जिनल कॉस्ट है ये फॉल होगा, देन वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज है मार्जिनल कॉस्ट का तो ये भी फॉल होगा।
फॉल्स देन एसएमसी। आफ्टर अ पॉइंट ये फिर से राइज होने लग जाएगा। However, continue to fall as long as this thing SMC prevailing value of AVC में SMC अगर फिर sufficiently value greater than AVC होगा तो AVC then start rising and curve जो होगा वो U shape होगा। इन सबके जो है ना कर्व वो U shape आते हैं। दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी एक पॉइंट तक ये जो कॉस्ट है ये फॉल होती है, ये कॉस्ट है, ये आउटपुट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये जो कॉस्ट है ये फॉल होती है, इसके बाद ये कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है वेरिएबल कॉस्ट का। और प्रोडक्शन ज्यादा रखना है मतलब हमको कॉस्ट को कम करना है। तो दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व। एसएमसी कर्व कट्स द एवीसी कर्व फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। टोटल जहां पे भी लेना है मतलब वेरिएबल एंड फिक्स दोनों का समेशन हो जाएगा। वी मेजर आउटपुट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, आउटपुट यहाँ पर है, कॉस्ट यहाँ पर है। क्यू नॉट लेवल ऑफ आउटपुट में दिस ओवी, ये इतना आपका कॉस्ट आया, वेरिएबल कॉस्ट है। इधर भी हम एंगल निकालते हैं ई ओ क्यू नॉट, तो हाइट अपॉन दिस बेस दैट इज टीवीसी अपॉन आउटपुट, तो ये भी टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। एवीसी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अब मेजर करते हैं आउटपुट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड जो वेरिएबल है वो वर्टिकल एक्सिस में। तो क्यू नॉट लेवल ऑफ आउटपुट में एवीसी इक्वल टू ओवी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, एवीसी वेरिएबल कॉस्ट इनटू कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी आउटपुट की कितनी है, ओ क्यू नॉट है, इतनी क्वांटिटी है, ये आउटपुट है। ओ क्यू नॉट इज द क्वांटिटी एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट एवरेज से तो हमें आ जाएगा दिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली ये भी अगेन रेक्टेंगल हो जाएगा। ग्राफ में ऐसे ही होता है, जो एरिया अंडर दिस पैरामीटर्स आ रहा है वो उसका टोटल वैल्यू बता देता है। नाउ लेट अस लुक एट द दिस शॉर्ट टर्म। एसएसी जो होगा वो सम ऑफ एवीसी एंड एएफसी हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट का। इनिशियली एवीसी एएफसी डिक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, फिर फाइनली एसएसी इनिशियली फॉल हो जाएगा। सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन आएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फॉल होगी। इनिशियली फॉल होगी फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन राइज इन वेरिएबल कॉस्ट, फिर दिस एवरेज भी कम होने लग जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जो एवीसी वेरिएबल है वो लार्जर होगा, फॉल इन एएफसी तो डोमिनेट ये करेगा। फ्रॉम पॉइंट ऑनवर्ड एसएसी राइज होगा और इसका कर्व भी ऐसे यू शेप आ जाएगा। It lies above the AFC curve, vertical difference between being equal to the value of AFC. Minimum point of SSC curve lie होगा to the right of the minimum point of AFC curve में। See, ये short run cost बताया है यहाँ पे। This is SMC, SSC, AVC. इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल ये हो रहा है दिस एवरेज, और दिस मार्जिनल जो है ये फिर इनिशियली ऐसे इंक्रीज होगा। तो दे ऑल आर यू शेप बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस दिस मार्जिनल में, इसका रेट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा चेंजेस ऑफ दिस पैरामीटर्स पे। शेप है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है टिपिकल फर्म का। एएफसी का मैक्सिमम आया Q1 पे, एवीसी का मैक्सिमम आया Q1 पे यूनिट ऑफ आउटपुट पे, लेफ्ट ऑफ Q1 पे एवीसी फॉल हुआ। ये अलग अलग टाइम पे फॉल हो रहे हैं। एवीसी फॉल हुआ राइट ऑफ Q1 पे, इधर फॉल हुआ, एवीसी जो हुआ वो फॉल हुआ। राइट ऑफ Q1 पे एवीसी राइज हुआ, टू द राइट ऑफ Q1 एवीसी राइज हुआ। सी यहाँ पे एवीसी बढ़ने लग गया। एसएमसी ग्रेटर देन एवीसी है तो कर्व कट्स द एवीसी कर्व एट पी। यहाँ पे ये जो एसएमसी है और दिस है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों कट हुए पी पे। मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएससी कर्व है एस, करस्पॉन्ड टू आउटपुट Q2। तो इसके इंटरसेक्शन से हमको यहाँ पे लेफ्ट ऑफ दिस में अगर फॉल होगा दिस राइजिंग दिस, तो शॉर्ट रन कॉस्ट का अगेन ये दिस फिगर आ गया है। इकोनॉमिक्स इसीलिए मैनी अ टाइम्स थोड़ा बोरिंग लग जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कर्व्स आते हैं, मैथ्स आती है, कॉन्सेप्ट्स जो हमें देखने होते हैं ना, हमेशा पैटर्न देखना है, ट्रेंड देखना है, ये चीज़ें वेरिएबल होती है। मैथमेटिक्स एंड दिस हम इसको आगे फर्दर कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ग्राफ को, फिर डिफरेंट ग्राफ्स को सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे पे, तो अलग अलग यूज केस सिनेरियोज आते हैं हमारे। बेस्ट केस इसमें क्या होगा वो हमको डिटरमाइन करना है, जिसपे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट आ गया। सिमिलरली लॉन्ग रन कॉस्ट हुआ। अब लॉन्ग रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है मतलब वेरिएबल्स सारे चेंज होंगे, शॉर्ट रन में नहीं हो रहे थे, अभी हम दोनों वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे। जितने भी इनपुट हैं वो वेरिएबल है, वो चेंज होंगे।
देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। अब सारे इनपुट चेंज हो गए, तो अभी क्या था, एक फिक्स था, एक वेरिएबल था, अब फिक्स्ड नहीं है। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल की होगी। लॉन्ग रन एवरेज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अगर एवरेज है, एवरेज मतलब क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, तो ये हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल है मतलब देयर हैज टू बी सम चेंज, रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, तो उससे मार्जिनल आ जाएगा। आउटपुट चेंज होगा डिस्क्रीट यूनिट में, इंक्रीज प्रोडक्शन Q1 टू Q कितना चेंज हुआ, तो मार्जिनल जो Q1th यूनिट का होगा मतलब चेंज कितना हुआ, टोटल कॉस्ट Q1 का माइनस टोटल कॉस्ट Q1 माइनस 1 यूनिट, उससे एक पहले यूनिट का, जैसे 10th का कितना होगा 10 और 9, इन दोनों के जो डिफरेंस आएगा दैट होगा दिस 10th यूनिट का, दिस LRMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट Q1th यूनिट का। नाउ दिस इज जस्ट लाइक द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन जो होगा मार्जिनल कॉस्ट का सम आउटपुट लेवल गिव्स अप द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट लेवल। अब शेप्स देखते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के। प्रीवियसली डिस्कस किया था रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और एक था डिक्रीजिंग। लेट अस सी देयर इम्प्लीकेशन फॉर द शेप ऑफ LRAC। इंक्रीजिंग है मतलब वी इंक्रीज ऑल द इनपुट बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन, टी टाइम्स इंक्रीज हो गया, आउटपुट इंक्रीज हुआ मोर देन द प्रोपोर्शन, 5 यूनिट बढ़ाया तो 50 यूनिट इंक्रीज हो गया। इंक्रीज आउटपुट बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन, इनपुट नीड टू बी इंक्रीज बाय लेस देन द प्रोपोर्शन। अगर इनपुट प्राइस गिवन है, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज हुआ बाय लेसर प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज वी वॉन्ट टू डबल द आउटपुट, टू डू दैट इनपुट नीड्स टू बी इंक्रीज बट लेस देन द डबल। कम चीज में ज्यादा काम हो रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। The cost that the firm incur to hire those input therefore also need to be then double. Average cost क्या यहाँ पे आया? It must be the case that as long as the IRS operate, average cost falls as the firm increase output. अब IRS जब आ रहा है ना मतलब बेनिफिट हो रहा है, कम चीज में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे होगा ना वो फॉल होगा फर्म इंक्रीज आउटपुट में। जब DRS है तो वी वांट टू इंक्रीज द आउटपुट सर्टेन प्रोपोर्शन, और DRS में 1 हो रहा था, तो इनपुट नीड टू बी इंक्रीज बाय मोर देन द प्रोपोर्शन, सर्टेन प्रोपोर्शन, इनपुट नीड्स टू बी इंक्रीज बाय मोर देन द प्रोपोर्शन, बिकॉज ये डिमिनिशिंग है, सेड इट, CRS कांस्टेंट है, ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में मतलब 50 यूनिट है आपका और 5 यूनिट इंक्रीज हुआ, आउटपुट जितना बढ़ाना है तो इनपुट आपका इंक्रीज बाय मोर देन द प्रोपोर्शन, ज्यादा इनपुट डालना पड़ रहा है। तो यहाँ अगर इनपुट बहुत डालना पड़ रहा है और आउटपुट उतना मिल नहीं रहा है, तो एवरेज कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। IRS में एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा था, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज ज्यादा इनपुट से कम आउटपुट मिल रहा है। CRS में क्या होगा, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, तो जब एवरेज कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट तो CRS ऑपरेट करेगा। तो कॉस्ट का और IRS का रिलेशन क्या हुआ, IRS से कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, जब DRS है तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है, कांस्टेंट है तो एवरेज कॉस्ट भी उतना ही उतना बना रहेगा। इट इज आर्ग्यूड दैट इन टिपिकल फॉर्म IRS इज ऑब्जर्व्ड एट द इनिशियल लेवल, प्रोडक्शन में फिर एक प्लेटू आ जाता है, देन दिस इज जस्ट फॉलोड बाय द CRS, देन बाय DRS, फिर लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड आ जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, IRS का अपवर्ड राइज होगा करस्पॉन्डिंग दिस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, मिनिमम पॉइंट जो होगा वहां पे दिस CRS ऑब्जर्व होगा। सी, डू नॉट गेट दिस इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स, दीज आर जस्ट, दैट इज वाई इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा वर्बोसिटी भी होती है, दिस जार्गन्स होते हैं ये, हमें बस ये देखना है कि ये कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल्स हैं। दिस मार्जिनल जहां पे भी आएगा मतलब रेशियो आ रहा है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है, LRAC, दिस इज आउटपुट, तो एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिल जाएगा। लेट अस नाउ चेक LRMC कर्व लुक लाइक, तो पहले जो यूनिट ऑफ आउटपुट है दिस सेम है, आउटपुट इंक्रीज हुआ तो इनिशियली जो था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो कम हुआ, देन सर्टेन पॉइंट के बाद वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि इसके बाद फायदा नहीं हो रहा है, फिर अब कॉस्ट बढ़ने लग गई। जैसे हमेशा वो फार्मर का एग्जांपल याद रखना है, 1 हेक्टेयर था, पहले 10 लोग बढ़ाए, प्रोडक्शन हुआ, 100 लोग लगा दिए तो वो फॉल होने लग जाएगा। एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, देन यू शेप्ड कर्व होगा, LR
AC है, बिलो मिनिमम पॉइंट में आएगा, देन शेप ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर अ टिपिकल फर्म। ये लॉन्ग रन कॉस्ट का ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं। LRAC मिनिमम जो होगा वो Q1 पॉइंट पे होगा, ये हमारे काम का पॉइंट है। टू द लेफ्ट ऑफ Q1 LRAC फॉल है, LRMC इज लेस देन LRAC कर्व, दिस मार्जिनल, यहाँ पे मार्जिनल कम है, इसके बाद मार्जिनल बढ़ने लग जाएगा M पॉइंट के बाद। राइट ऑफ Q1 में LRAC जो राइज होगा और जो मार्जिनल है वो हायर देन LRAC होगा, ये बहुत तेजी से ऐसे बढ़ेगा यहाँ। दिस इज द कर्व। तो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। समरी देखें तो फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से जो प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमें बस मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है और कॉस्ट कम रखनी है, बस ये दो चीज ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। और जितने भी वेरिएबल्स है ना, इनका परम्यूटेशन करेंगे कि किसको बढ़ाएं किसको कम करें, ताकि हम ऑप्टिमम रिजल्ट्स ला सके। शॉर्ट रन में सम इनपुट कैन नॉट बी वेरिड, लॉन्ग टर्म जो होगा उसमें सारे इनपुट चेंज हो पाएंगे। देन थर्ड इज टोटल जो प्रोडक्ट है वो रिलेशन होगा वेरिएबल इनपुट का आउटपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इनपुट जो है, तो जो सम है मार्जिनल प्रोडक्ट्स का हर यूनिट पे ऑफ दैट इनपुट अप टू दैट लेवल पे, वो मतलब इंडिविजुअल सबका टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट होगा इनपुट एट दैट एम्प्लॉयमेंट लेवल का। मार्जिनल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, इनका यू शेप्ड हो रहा था, यू शेप्ड। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स द एवरेज कर्व फ्रॉम अबव एट द मैक्सिमम पॉइंट। सी M1 जो देखा था, दिस जस्ट अबव दिस, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्ट आउटपुट चूज करने के लिए लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, कॉस्ट हमारी कम रखना है। टोटल कॉस्ट जो है वो सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट है वो सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। शॉर्ट टर्म जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म जो एवरेज कर्व कॉस्ट होगा वो ऐसे यू शेप होगा। SMC जो है मार्जिनल, शॉर्ट टर्म और एवरेज वेरिएबल बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC है, कट करेगा ऐसे यहाँ पे, फिर राइज होने लग जाएगा। देन SMC कर्व कट करेगा SSE कर्व को मिनिमम पॉइंट ऑफ SSE में। शॉर्ट रन में जो एनी लेवल ऑफ आउटपुट सम लेवल एट दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों का समेशन हो गया। एरिया इसके अंदर का हम देखेंगे तो वो एरिया हमें बता देगा टोटल कितना कॉस्ट लगा। लॉन्ग दिस रन एंड लॉन्ग रन मार्जिनल, ये दोनों यू शेप्ड हैं। LRMC का जो कर्व है वो एवरेज को कर्व को करेगा बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LRAC में। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। कॉन्सेप्ट हमें प्रोडक्शन फंक्शन होना चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एपेक्स है तो किस किस वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, रेट समथिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब इनपुट डाल रहे हैं बट अब कम हो रहा है, आउटपुट उतना अच्छा मिल नहीं रहा है। कॉस्ट फंक्शन वेरिएबल्स पे है। शॉर्ट रन है, टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल, आई इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, ICD, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सो दिस इज द चैप्टर। एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन फंक्शन। टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट क्या होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफ्स में इट्स ऑल राइट, बट दीज कॉन्सेप्ट्स का ट्रेंड यू शुड अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, क्या इनका रिलेशन होगा मार्जिनल एंड टोटल। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में इसमें क्या फिक्स्ड होता है, शॉर्ट रन में आप एक चीज फिक्स्ड है, दूसरा चेंज कर रहे हैं। लॉन्ग रन में यू कैन चेंज एवरीथिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रपोर्शन है। When does the production function satisfy constant return to scale? Constant return to scale. Production function satisfy करेगा increasing return to scale, जब कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। फंक्शन सेटिस्फाई करेगा डिक्रीजिंग, कम इनपुट ज्यादा इनपुट पे कम आउटपुट हो रहा है। एक्सप्लेन कॉस्ट फंक्शन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब दिस एवरेज, सम फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, इफ नॉट वाई फिक्स्ड कॉस्ट। कर्व का शेप कैसा हो रहा है, कॉस्ट एवरेज वेरिएबल है,
एवीसी कर्व एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवीसी कर्व कैसा होगा? मार्जिनल कर्व। एसएमसी कर्व कट करेगा दिस पॉइंट एम, इसके बाद इंक्रीज होगा। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे दिखते हैं? फाइंड द करस्पॉन्डिंग एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल शेड्यूल ऑफ लेबर में दिस टोटल एंड दिस लेबर वेरिएबल चेंज हो रहा है। सिमिलरली दिस एवरेज, ये मार्जिनल है और ये टोटल है। देन AFC, SSC, MC का डिफरेंट ये अगेन एग्जांपल है। TVC, TC, AVC। दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन का फर्म है। दिस फंक्शन है Q इज इक्वल टू दिस L एंड K वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट L10 एंड दिस पे कहाँ पे होगा? सो दीज आर सम क्वेश्चंस। ओके, नाउ डू वन थिंग, रीड दिस चैप्टर वंस अगेन। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें हमें पैटर्न ट्रेंड देखना, दिस इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फंक्शन। कॉस्ट हमें कम रखनी है, प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है, और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं। इन्हीं सब वेरिएबल में हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.